चलिए चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। कपिल श्रीवास्तव अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ में मौजूद होंगे, लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से मौजूद है हमारे साथ में। शुभेंदु जी बहुत स्वागत। और इसके अलावा निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। निरंजन जी बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जुड़े हैं कांग्रेस से। केवल जी बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ सवाल, निरंजन जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। कह रहे हैं मजबूरी है, लेकिन बीजेपी कह रही है मजबूती देना कौन सी मजबूरी होती है भाई। आप क्या कहेंगे सर? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक रणनीति है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक बार दलित और मुस्लिम की राजनीति से अपना राजनीतिक वर्चस्व जिन्होंने कायम किया था, आज वो कहीं ना कहीं नेतृत्व में है। और दूसरी तरफ अगर आज समाजवादी पार्टी यानी कि एमवाई, जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा विस्तार दिया था, आज वो माई की स्थिति में आ गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो आज ये कहना चालू कर दिया कि माई एमवाई का मतलब मेरा और मेरा मेरा का मतलब ये सब कुछ हमारा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सक्सेस होती हुई दिख रही है। और उसके अंदर भी जिस तरीके से अब इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर मोहनलाल यादव जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश के अंदर उनका समझ लीजिए उनका एक आज हमने देखा के अंदर एक यादव महाकुंभ। तो कहने का तात्पर्य उसके अंदर भी एक सेंधमारी की स्थिति। और वहां पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान के चित्र लगे हुए थे और पहले अयोध्या और अब मथुरा पे आकर के मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फंसाने की रणनीति चल रही है। और इसके अंदर ये मैं बता दूं आपको कि इनको फंसना ही फंसना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मथुरा नहीं गए तो कहीं ना कहीं अपने समाज के अंदर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोप भाजन का शिकार हो सकते हैं। और ऐसा निरंजन जी आपके पास में आऊंगे। बीजेपी की पहली सूची देख करके क्या लग रहा है, 400 पार के गंतव्य तक पहुंचने में कितनी सरलता या कठिनाई? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कल 195 लोगों की लिस्ट देखी, तो उसके अंदर कुछ एक नामों के ऊपर मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये नाम कैसे भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किए। किंतु इसके अंदर मैक्सिमम लोगों को इन्होंने आपने देखा होगा कि रिपीट किए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एज राजनीतिक पार्टी अपने अपने जो सांसद हैं उनके काम से संतुष्टि मानी। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि वोट उन सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर देंगे, वोट केंद्र सरकार के ऊपर देंगे, वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे देंगे। अब ये चीज जनता के मूड में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब ये जिस एक जनता के सामने जो अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और केंद्र सरकार के काम, इन दो चीजों को निरंजन जी एक विषय में और समझना चाहूंगी, एक विषय और समझना चाहूंगी। देखिए पिछली बार के इलेक्शंस की अगर बात करूं तो बीजेपी का जो आंकड़ा था 303 का, उस आंकड़े के अकॉर्डिंग 85 ऐसे सांसद थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे और जीत करके सदन के अंदर पहुंचे। इस बार पहली ही सूची में जिसमें 195 नाम है, 57 नाम ओबीसी से आते हैं। तो क्या ओबीसी की सियासत को बरकरार रखा है बीजेपी ने? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर एंगल से चीज को देखती है, जिसके अंदर तमाम वर्गों को भी समाहित करने के प्रयास करती है। और साथ में ये चीज भी देख करके चलती है कि कौन व्यक्ति जिताऊ है और कौन व्यक्ति कितना टिकाऊ है। तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा जी कह रहे थे कि इनके यहाँ कैंडिडेट तो नियुक्त कर देते हैं, लेकिन ये जो बार अभी जो कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार, फलानी सरकार टूट गई, ढिमकानी सरकार टूट गई, तो आप अच्छा प्रोडक्ट भी लेके आइए कि वो टूटे नहीं। आप जब अपने प्रत्याशी चयन को जब करते हैं या उनका जब प्रशिक्षण करते हैं या उनके अंदर आप क्या देखते हैं कि आपने उनको टिकट दे दिया, चुनाव जीतने के बाद में वो बिक गए या वो डर गए या वो समझ लीजिए टूट गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर सबसे कम ग्राफ है जो इधर से उधर पाला बदलता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए ऐसा है पूजा नहीं जी, तो सर इनका पाला बदलेगा कैसे? ये तो दूसरे के अपने यहाँ ले आते हैं ना। नहीं, आप एक चीज, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों के अंदर हारती है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को, अब आप देखिए मेरे हिसाब से अभी कर्नाटक के अंदर एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी है, पोजीशन
अपोजिशन चुनाव तो वहां पे भी हुए, जबकि राज्यसभा चुनाव के अंदर सत्ताधारी जो दल होता है, यानी कि प्रदेश के अंदर जो सत्ताधारी दल होता है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी धमक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी दल कांग्रेस के, यानी कि उनके सत्ता में होते हुए अपना कैंडिडेट चुनाव जितवा लिया। निरंजन जी 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड है सर, जवाब दीजिए प्लीज सर। देखिए पूजा जी, अभी पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए और सबने देखा कि बैलेट पेपर में घपला हुआ। और दूसरी तरफ 30 सेकंड है सर, प्लीज सर। हाँ जी। दूसरी तरफ पूजा जी, अगर मैं एक सीधी भाषा में पूछूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 साल पहले नगर निकाय चुनाव हुए थे, वो तो सारे के सारे बैलेट पेपर से हुए थे। फिर वहां पे परिणाम इनके अपेक्षित क्यों नहीं आए? तो उस समय क्या बैलेट पेपर हैक हो गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जनता का जनादेश है उसका तो अपमान मत कीजिए आप। कम से कम जब चुनाव जितने जीतेंगे हम उतने जीतेंगे। ठीक है, आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए।